हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के हिंदी मीडियम के टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुँचता है। वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। डेंगू एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडिज एल्बोपिक्टस तथा एडिज इजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पेंडेमिक कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। जैसे कोविड। एंडेमिक क्या होता है? जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। और एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई संक्रमण रोग किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और पेंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण होता है तो सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। फेरोमोन्स एक प्रकार का रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है सैकेरोमाइसीज। राइट ऑप्शन सी है। सैकेरोमाइसीज एक कोशिका वाले ईस्ट है जिसका प्रयोग ताड़ी के किण्वन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो टोलस्टीन फ्रीजियन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। यह मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाती है। टोलस्टीन। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी परसेंटेज मात्रा मृत्यु का कारण होता है? तो मात्र 0.45 यानी 0.45% या इससे ज़्यादा अल्कोहल हो गया बॉडी में तो मृत्यु का कारण बन सकता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय है तो मानव हृदय जो है वो मायोजेनिक हार्ट है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हृदय कई प्रकार के होते हैं। कुछ अकशेरुकीय में दिल अपना काम करने के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा अनुकरण किया जाता है। ऐसे दिल को न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। मानव हृदय मायोजेनिक है यानी यह सीनो ऑरिकुलर नोड या पेसमेकर कहे जाने वाले पेशी नोड से संकुचन के लिए उत्तेजना प्राप्त करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। स्कर्वी जो है थायमीन की कमी से होता है। नहीं, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तपेदिक एटीएस, तपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का जो टीका होता है वो बीसीजी होता है। तो ये दोनों गलत हो गया यहाँ से। मलेरिया का इलाज जो होता है क्लोरोक्विन से होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में जो स्टोर रहता है ग्लूकोज वो धीरे धीरे कम होने लगता है तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो वो है पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अम्लों में विघटित कर देता है यानी तोड़ देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है लेकिन उसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, बी का B1 एंड B2 भी पाया जाता है लेकिन मुख्यतः विटामिन सी। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी होगा। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा? ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा? नहीं, ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में भी यही होता है। मान लीजिए कि ये एक पाइप है, ऑप्टिकल फाइबर का ही हम एग्जांपल लेते हैं।
इसमें 2 लेयर्स यहाँ दिया गया है। अंदर वाले को कहा जाता है कोर और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ज़्यादा होता है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब मान लीजिए कोई सिग्नल है या साउंड ही है, सिग्नल है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, आपतित हो रहा है, इसका आपतन हो रहा है यहाँ पे। तो इस आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से, क्रांतिक कोण जिसको कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है यहाँ पे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हो गया, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे हो गया और एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुँच जाता है, जैसे साउंड पहुँच जाता है डॉक्टर के कानों के पास में। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इन सब में सर्वाधिक मजबूत पदार्थ जो है ग्रेफीन है। इसके लिए 2011 या 2012 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ये सबसे मजबूत पदार्थ है ये। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे कंप्यूटर चिप्स बनाने में, टच स्क्रीन में इसका यूज होता है। फ्यूचर में तो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स आएंगे जिसको मोड़ करके रुमाल की तरह के, दस्ती जो होता है, रुमाल जो होता है, उसके जैसा मोड़ करके पॉकेट में रखा जा सकता है। आने ही लगे, फोल्डेड फ़ोन आने लगे हैं। अब और भी ज़्यादा डेवलप होगा तो मोड़ कर, तोड़ मरोड़ करके पॉकेट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा? कोगुलेशन के द्वारा, जिसका हिंदी होता है स्कंदन। स्कंदन यानी कोगुलेशन। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर होता है। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? इनो का जो पाउच जो है, पॉकेट, हम जब उसको फाड़ करके पानी में डालते हैं, पानी से भरे हुए गिलास में जब डालते हैं तो उसमें बुलबुला निकलने लगता है। बुलबुला क्यों निकलता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बन जाती है, इसकी वजह से बुलबुले निकलने लगते हैं, CO2 गैस। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहा जाता है? बियर कहा जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन से प्राप्त होती है। मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस तक जब जलाया जाता है तो उससे कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मतलब इथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल C2H5OH में, ये शराब है, इसमें क्या मिला दिया जाता है, क्या मिल जाता है जिसकी वजह से वो पीने लायक नहीं बच पाता और पीने वालों की डेथ हो जाती है? जहरीला शराब बन जाता है। ये शराब जो है जहरीला बन जाता है। इसमें मिथेनॉल मिल जाता है, यानी CH3OH जब मिल जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। मिथेनॉल यदि किसी तरीके से मिल गया इथेनॉल में तो पीने लायक नहीं बच पाएगा, डेथ हो जाएगी। एम्पिरिडीन। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल यानी मिथेनॉल CH3OH को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो कॉस्मेटिक्स यानी प्रसाधन सामग्री में ये पाया जाता है ट्राइक्लोसन। यह एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है, यानी सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है, जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि में पाया जाता है, यानी कॉस्मेटिक सामग्री में पाया जाता है, प्रसाधन सामग्री में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड्स के बने होते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। स्मोक कर्टेंस यानी धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। नेक्स्ट, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ जो है एक मुर्गे की एक किस्म है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। इस मुर्गे का त्वचा, पंख और मांस सभी काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है कड़कनाथ का।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू चूहा जो है लंबे समय तक, लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पित्ताशय करता क्या है? पित्ताशय जो है यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है, और यदि उसमें पत्थर हो जाता है तो वसा का यानी फैट का डाइजेशन, वसा का पाचन नहीं हो पाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, तो वो है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अल्टीमीटर क्या करता है? हाइट मेजर करता है। अल्टीट्यूड का मतलब ही होता है हाइट, तो अल्टीमीटर उससे बना हुआ है। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा फाइनल इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है, एक तो बड़ा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होता है। चूँकि टेलीस्कोप है तो बड़ा प्रतिबिंब ही बनाया जाएगा, तो बड़ा होता है और काल्पनिक होता है, यानी वर्चुअल, इमेजिनरी। राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो सितार का जैसे एक वायर ले लीजिए, इसमें ये मान लीजिए एक फिक्स्ड है, एक वायर है। यहाँ पे जब हम वेव जनरेट करते हैं यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वेव इस तरीक़ा से स्ट्रिंग के होते हुए यहाँ तक जाता है। क्योंकि यहाँ पे रिजिड बाउंड्री है, तो रिजिड बाउंड्री से ये इसका शेप इन्वर्ट होकर के यानी उलट करके आता है, रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, तो ऐसे आएगा, ऊपर से होता हुआ इस तरीक़ा से आएगा। तो यह किस तरीक़ा का वेव है? यह तो लॉन्गिट्यूडनल तो है नहीं, ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है ये। सबसे पहली बात तो ये अनुप्रस्थ है, और दूसरी बात यह है कि यह एक स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है या अप्रगामी है। मतलब ये स्टैंडिंग मतलब स्टेशनरी, मतलब ये रहा कि जितनी एनर्जी बाएं से दाएं की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ऊर्जा दाएं से बाएं की तरफ ट्रांसफ़र हो जा रही है। इस कारण से नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है, यानी ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेट नहीं हो पा रहा है। इस कारण से इसको हम कहेंगे अप्रगामी। ऐसा लग रहा है कि ये रुकी हुई है, स्टैंडिंग है, स्टेशनरी वेव है, तो ये जो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैकेनिकल वेव जो है दो टाइप का होता है। ऐसे तो वेव दो टाइप का होता है, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव उस तरह की वेव को कहा जाता है जो बिना किसी मीडियम का भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। जैसे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गए, उसमें लाइट भी हो गया। और मैकेनिकल वेव क्या होता है? जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम को वह ट्रेवल नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। मैकेनिकल में दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है? जिधर वेव जा रहा होता है, मीडियम का पार्टिकल यानी माध्यम का जो कण है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे की गति करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है अनुदैर्घ्य तरंग में। जैसे साउंड वेव में कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के फॉर्म में जाता है। और अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? जिधर वेव जा रहा होता है उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऊपर नीचे गति करता है मीडियम का पार्टिकल यानी माध्यम का कण। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग पे चलने वाला जो वेव है, तार पे जो वेव चलता है वो अनुप्रस्थ होता है। इस केस में इनके सुपरपोजिशन कहिए, इंटरफ्रेंस कहिए, हिंदी में उसको व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण के फलस्वरूप यहाँ पे अप्रगामी तरंग बनी हुई है, यानी स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, यानी स्टेशनरी वेव बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित है किससे? तो ये वीनस से संबंधित है, वीनस यानी शुक्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु दो नए मिशनों का चयन किया, जिनका नाम ये दिया गया है। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा, वह शुक्र की सतह का मानचित्रण करेगा। नेक्स्ट, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, यानी फोर्थ डायमेंशन,
को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम डॉट है। तो क्वांटम डॉट जो है एक अर्धचालक नैनो कण है जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होते हैं। जब कोई पराबैंगनी प्रकाश इन नैन कणों से टकराता है तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन कृत्रिम अर्धचालक नैनो कणों का अनुप्रयोग सौर सेलों, प्रदीप्त जैविक लेबल इत्यादि में मिलता है। प्रदीप्त जैविक लेबल्स का मतलब फ्लोरोसेंट बायोलॉजिकल लेबल्स में भी मिलता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अर्धचालक नैनो संरचना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं होते हैं? तो आयरन होता है, मैग्नीज होता है, तांबा भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है। 17 अनिवार्य जो तत्व हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, निकेल, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। इनमें से जो 7-8 हैं, जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन एंड निकेल, इनको कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें मैग्नीशियम नहीं आता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। जैविक पदार्थों का क्षय जब होता है तो भी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इन तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी होगा। नेक्स्ट, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, लगातार खाते ही रहता है, वह पीड़ित है। किस बीमारी से पीड़ित है? तो उस बीमारी का नाम है बुलीमिया। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति की घोषणा की गई, जिसके अनुसार कच्चे तेल के आयात में कमी लाना तथा घरेलू स्तर पर जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। जैव ईंधन के रूप में गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग किया जाता है। तो कसावा का भी किया जाता है, सड़ा आलू, चुकंदर, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, ये सभी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा बनाने हेतु प्रायः शहतूत परिवार के यानी मोरेसी के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में बनाया जाने वाला एक वार्क क्लॉथ है। सो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा मोरेसी, बी। नेक्स्ट, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अवसादकारी यानी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। डिप्रेसेंट नारकोटिक्स ड्रग्स के कैटेगरी में आता है अवसादकारी। राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। इससे दर्द निवारक, मॉर्फिन, हीरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है अफीम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमीगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तब वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकायता अथवा एक्रोमीगली विकार उत्पन्न हो जाता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। नेक्स्ट, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो दो तरह के जो टिश्यू होते हैं पौधों में, एक तो जाइलम जो जल को लेकर के, जल और मिनरल्स जो घुले रहते हैं उसको लेकर के पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो फूड बनता है, भोजन बनता है, उसको लेकर के आता है पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है। तो यदि किसी तरीका से जाइलम को अवरुद्ध कर दिया जाए, काट दिया जाए,
तो जल और उसमें जो घुलनशील जो मिनरल्स है, विलेय जो है, उसका अभिगमन आवागमन रुक जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पौधे में नहीं जा पाएगा, पौधे सूख जाएंगे। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? तो क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी एंड जेंथोफिल होता है, तीनों होते हैं। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल ए प्रमुख उत्तरदायी वर्णक हैं। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटियाइड्स जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं और क्लोरोफिल ए को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। जेंथोफिल नहीं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, ये तीनों जो होंगे यहाँ से सही होंगे। क्लोरोफिल बी और कैरोटियाड्स जो हैं वो ये सहायक वर्णक है और ये प्रकाश को अवशोषण करते हैं प्रकाश का, और एनर्जी जो है क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये नहीं होगा, ये क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। राइट ऑप्शन जो होगा वो ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ हैं जैसा कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, नाइट्रेट के रूप में, घुलनशील नाइट्रेट के रूप में ही। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था? तो कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, ये सभी थे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो वो है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? एक कार्बन यहाँ लीजिए, एक कार्बन यहाँ लीजिए, एक एल्कोहल ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ फिर एक और एल्कोहल ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ H दे दीजिए, इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH जोड़ दीजिए इधर, और इधर भी एक COOH जोड़ दीजिए। ये हो गया, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है ही। ये हो गया टार्टरिक एसिड का केमिकल फार्मूला। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के डिब्बों पर टीन से कलई किया गया होता है, न कि जिंक से, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है टीन से, रिएक्शन हो जाएगा इस कारण से। तो जिंक टीन से महंगा है? नहीं। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक उच्च होता है, ये भी सही नहीं है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो वो है स्पर्म व्हेल। राइट ऑप्शन सी होगा। दांतों वाली व्हेलों में स्पर्म व्हेल व्हेलों की सबसे विशालतम प्रजाति है। स्पर्म व्हेल सब आर्कटिक और सब अंटार्कटिक जल में पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 16 से 20 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ है? तो वो होता है DNA, न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। तो ई कोलाई जो है हमारे आंतों में पाया जाता है, मानव आंत में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। अधिकांशतः ई कोलाई जो जीवाणु होता है हानिकारक नहीं होता है, लेकिन उसमें से कुछ जो होते हैं हानिकारक होते हैं, जिसकी वजह से उल्टी, चक्कर वगैरह आ जाता है, ऐंठान, खूनी दस्त वगैरह आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद किस प्रकार से करता है? जीवाणुओं को मारकर? जीवाणु को तो मारता नहीं है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। बिल्कुल, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और खाद्य जो है यानी भोजन जो है, खाद्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रह जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, सड़ते गलते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। कांच में उपस्थित होता है, सीमेंट में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, लेकिन केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है?
जो हम सांस लेते हैं उसमें 21% होता है ऑक्सीजन, और जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है 16.4%। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, पीत रस निर्मित होता है, तो जनरली क्वेश्चन का आंसर करेंगे लोग पित्ताशय में होता होगा। पित्ताशय में नहीं होता है, यकृत यानी लीवर में होता है, और पित्ताशय में ये स्टोर होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेलिन भी कहा जाता है ये पादप हार्मोन नहीं है। 3 है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो यह कुष्ठ रोग से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यह वैक्सीन कुष्ठ रोगियों के संपर्क में रहने वालों के निवारक उपाय के रूप में दी जाती है। इसे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं? यहाँ शुद्ध जल कह रहा है तो जल के ही बुलबुले होंगे, किसके? जलवाष्प के बुलबुले होते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नहीं होंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल करेगा और उस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है डिकम्पोज नहीं होगा, तो जलवाष्प के ही वो बुलबुले होते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है? तो ध्रुवण मापी से तो किया नहीं जाता है, ऊष्मा मापी से तो नहीं, कैलोरीमीटर से तो हीट मेजर किया जाता है, वर्ण मापी से तो नहीं किया जाता है, तो किया किससे जाता है? जीएम काउंटर से। जीएम का क्या मतलब होता है? जीएम का मतलब होता है गेइगर मूलर काउंटर, इससे किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का मेजर। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व तो अधिकतम होगा? जड़त्व का मतलब इनर्सिया। तो इनर्सिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है मतलब रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है, और यदि मूव कर रहा है मतलब गति कर रहा है तो गति करते ही रहना चाहता है। मतलब अपने स्टेट ऑफ रेस्ट यानी विराम की अवस्था और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी वो अपनी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन होने देना नहीं चाहता है। किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु का यही गुण जो है जड़त्व कहलाता है, यानी इनर्सिया कहलाता है। इनर्सिया यानी जड़त्व किन बातों पर डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, पेन चला करके मैं आपकी तरफ फेंकूँ तो आप उसको आसानी से कैच कर लेंगे, लेकिन यहीं क्योंकि इसका मास कम है, ये मूव कर रहा है यानी गति में है, इसके गति को विराम में लाने में आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसको रोकना आसान है। लेकिन वहीं मैं एक बहुत बड़ा बोल्डर पत्थर उठा करके आपकी तरफ फेंक दूं तो आपको कैच करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, आप नहीं कैच कर पाएंगे, क्योंकि जो बोल्डर है, जो पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा सा टुकड़ा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से उसका जड़त्व यानी इनर्सिया ज़्यादा है। इनर्सिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो मूव कर रहा है, मैं चला करके फेंका हूँ, वो गति में है तो उसके गति को विराम में, वो अपने गति को विराम में नहीं लाने देना चाहेगा। ज़्यादा फोर्स जब अप्लाई करेंगे तब जा कर के उसकी गति जो है विराम में आएगी। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज़्यादा होगा उसकी इनर्सिया यानी उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तब परमाणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान परमाणु से ज़्यादा होगा। अणु का जनरली द्रव्यमान, 1 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान उससे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान जो इन सब में जो होगा वो होगा क्रिकेट की एक गेंद का द्रव्यमान, तो इसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस किससे संबंधित है? तो लाउडनेस जो है आयाम से संबंधित है, यानी एम्पलीट्यूड से संबंधित है। किसी ध्वनि का, कोई ध्वनि ज़्यादा लाउडर है, ज़्यादा तेज है, इसका मतलब है कि उसका आयाम ज़्यादा है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और आवृत्ति एंड तारत्व यानी पिच एक दूसरे से ये संबंधित है। पिच जो है आवृत्ति से संबंधित है। पिच किसी भी साउंड का पिच ज़्यादा है मतलब वो आवाज़ पतला है, जैसे फीमेल वॉइस, इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और किसी साउंड का जो तारत्व कम है यानी पिच कम है, इसका मतलब है कि वो आवाज़ मोटा है और उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे मेल वॉइस। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ से। जैसे विजुअल कलर हो गया 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 कह दीजिए या 700 नैनोमीटर कह दीजिए, विजुअल कलर का होता है। जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। जैसे लाल कलर है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा 750 के आसपास में, 700 से ज़्यादा 750 के आसपास में होगा तरंग दैर्घ्य। उसके बाद में सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है वो वायोलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का। सो कलर जो है वो तरंग दैर्घ्य से तो निर्धारित होता ही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आंख में जो पर्दा लगा हुआ है जिसको रेटिना कहा जाता है उस पे बनता है। कैसा बनता है? रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब कैमरा को ले लीजिए, कैमरा में प्रतिबिंब जो फोटो खींचा जाता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है? उसके रील पे बनता है, फिल्म पे बनता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों की तुलना किया जा सकता है, मतलब हमारी आँखों में जो रेटिना है वो कैमरा के फिल्म के जैसा है, उसके रील के जैसा है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम था उनका, ऑस्टेड। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। उन्होंने क्या किया? ऑस्टेड ने क्या किया? ऑस्टेड ने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया, मतलब एक ऐसा तार लिया, एक ऐसा तार लिया जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे एक वायर ले लिया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया, स्विच। यहाँ वोल्टेज भी है, ये रेसिस्टेंस आर है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया उन्होंने, मैग्नेटिक नीडल। तो जो ही इस स्विच को ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्लेक्शन आया था जब ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो चूंकि मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट है और मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा सकता है? मैग्नेट ही लगा सकता है। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब स्विच को ऑन किया जाता है और इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे एक विद्युतीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी विद्युतीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसको कहते हैं, चूंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ यहाँ पे, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है। तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन भी होता है एंड ब्यूटेन होता है। ये प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो इसमें से दो हो जाएगा, दोनों सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, मोर देन वन। और मीथेन किस में होता है? सीएनजी में होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में होता है क्या? सीएनजी में मीथेन होता है और एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ऐसे इथाइल मर्केप्टन C2H5SH ये मिलाया जाता है SH, इसको इथाइल मर्केप्टन कहा जाता है। जो एलपीजी गैस लीक होने पे जो गंध आता है, स्मेल आता है, वो इसी इथाइल मर्केप्टन का होता है। इसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसमें कहीं लीकेज हो रहा हो तो उसको गंध पता चल जाए और पता चल जाए कि गैस लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया है। तो यूरिया क्या है? यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO होता है, NH2CO ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें है क्या? नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 200 गुना ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है हीमोग्लोबिन से, कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है हर एक कोशिकाओं के पास में, वो कम हो जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो सिगरेट के धुएं में जो पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ये हीट का भी बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है। राइट ऑप्शन ए होगा। विद्युत एंड ऊष्मा दोनों का ये कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? तो हरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है, भूरा शैवाल होता है, लेकिन नीला शैवाल नहीं होता है। नील हरित शैवाल होता है, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन में होता है, क्लोरोफिल में होता है, हार्मोन में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, ग्लूकोज C6H12O6, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में से किस में वास्तविक पुनर्जनन होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो प्लेनेरिया का मतलब चपटा कृमि होता है, इसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया को दो टुकड़ों में विभक्त किए जाने पर प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जनन के द्वारा पूर्ण जीव में बदल जाता है। नेक्स्ट, मानव सदृश लघुतम कपी है? तो वो गिबन है और ये भारत में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त भी एक प्रकार का टिश्यू ही है, कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये टिश्यू ही है, यानी ऊतक ही है। पेशी भी एक ऊतक ही है, फ्लोएम भी एक ऊतक है, लेकिन लैक्टिक अम्ल जो है ऊतक नहीं है, ये तो एसिड है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया का भाग होता है? तो श्वसन क्रिया का भाग जो होता है वो श्वसनी होता है, डायफ्राम भी होता है, श्वास नली भी होता है, लेकिन बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल जो होता है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है ये। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट ऑप्शन ए है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है बहुत ही लंबा, लेकिन ये सर्पिलाकार होता है, कुंडली के जैसा होता है, क्वाइल के फॉर्म ये रहता है। दैट्स वाई इसको ये जो है कम ही स्पेस छेंकता है, कम ही स्पेस में है, लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक विकार हैं यानी जेनेटिक डिजीजेज कौन सा है? वो है हीमोफीलिया भी है, सिकल सेल इनेमिया भी है, थैलेसेमिया भी है, सिजोफ्रेनिया भी है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, ये चारों है जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन 1।